Hello friends, my name is Maria Khan. So this is the first lesson of the Chinese statue. That is the sixth short story in your book. तो इस पोएम शॉर्ट स्टोरी का नाम है द चाइनीज़ स्टैचू, जो कि लिखी है जेफरी आर्चर ने। तो ये चाइनीज़ स्टैचू जो है वो पब्लिश हुई थी उनकी बुक में, जेफरी आर्चर की बुक में, जिसका नाम था अ क्विवर फुल ऑफ एरोज इन 1980, जो कि रिवॉल्व करती है एक स्टैचू के अराउंड, जो कि लंदन में सर अलेक्जेंडर हीथकोट लेके आए थे, जो कि जो है चाइना में एक ब्रिटिश एम्बेसडर की पोस्ट पे थे। तो ये चाइनीज़ स्टैचू जो है वो एक स्टैचू के बारे में है जो कि चाइना में था, और जो है उस स्टैचू के साथ क्या होता है वो बताया गया है। तो ये जो स्टोरी है वो सूत पाए, जो एक फेमस ऑक्शन हाउस यानी कि जहाँ पे सारी चीज़ों का नीलामी टाइप की होती है या जो है ख़रीदा जाता है, तो उसका ऑक्शन हो रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी जिनका ऑक्शन हो रहा था। तो सूत बाय वहाँ का नाम था, जो कि बहुत ही फेमस था। तो जिनको जो चीज़ें पसंद आ जाती थी, जैसे ऑक्शन होता है तो उनको जो भी वहाँ लेने के लिए आते थे, उनको बिडर्स बोलते हैं। तो जो भी लेने के लिए वहाँ पे आते थे, उनको जो भी आइटम पसंद आता था वो उसकी बिक्री लगाते थे, और वो जिसका सबसे हाईएस्ट अमाउंट होता था वो उसे ख़रीद लेता था। तो वो उस ऑक्शन पे सब लोग आए थे। तो जो है वो चाइनीज़ स्टैचू को कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो बहुत ही नॉर्मल सा एक स्टैचू था जिसका बेस नहीं था, सॉरी यहाँ पे बेस था, लेकिन वो एक बहुत ही नॉर्मल सा स्टैचू था, और उसको देख के किसी को कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा था, और कोई भी उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तो जो फिर उसके बाद में जो रहता है, वहाँ पे जो ऑक्शनियर होते हैं, यानी कि जो लोग ऑक्शन कर रहे होते हैं, जो लोग सामान बेच रहे होते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि ये तो मतलब हमारा आइटम तो कोई देख ही नहीं रहा, स्टैचू कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए वो लोग उस कहानी की जो है स्टैचू की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं, कि फैक्ट शीट यानी कि उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि वो कैसे वो स्टैचू आया था और उस स्टैचू की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे म्यूज़ियम वगैरह में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं पुरानी, तो वहाँ पे सबका बताया जाता है ना, सबकी उसके नीचे जब भी आप किसी म्यूज़ियम में गए होंगे तो उसके नीचे पूरा लिखा होता है कि ये क्या थी। जैसे किसी की स्वॉर्ड हो गई, किसी की तलवार हो गई, तो उसके नीचे लिखा रहता था कि ये किस किंग की या किसकी तलवार थी, किस ओकेजन पे यूज़ हुआ था। तो उसी तरीके से उनकी एक शीट होती है, एक फैक्ट्स लिखा होता है, जिसे देख के थोड़ा इंटरेस्ट होता है उसके लिए, राइट, मतलब उसको देखने में। तो वहाँ पे जब सबने देखा कि इस पर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है स्टैचू में, तो उन्होंने उसकी फैक्ट शीट पढ़ी, मतलब उसको बताया कि वो स्टैचू जो है वो एक्चुअल में क्या था और कहाँ से जो है वो आया था। तो उन्होंने बताया कि जो स्टैचू था वो एक प्लेस से लिया गया था चाइना में, जिसका नाम था हाली श्वेन। तो उसका नाम था हाली श्वेन, चाइना से, तो वहाँ से लिया गया था ये। तो इसमें जो है मतलब जो ओनर था, जिसने ख़रीदा था, उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जेंटलमैन वर्ड यूज़ किया गया है पोएम में, नाम नहीं बताया गया कि किसने लिया था। तो उन्होंने वो जो है वहाँ से ख़रीदा था, चाइना से, उस स्टैचू को। जो उसके बाद में जो नरेटर रहता है वो जो मतलब कि जो स्टोरी बता रहा है हम लोगों को, जो नरेटर है स्टोरी का, वो ये बताता है कि वो जब बैठा था तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, जो सब लोग सारे ऑक्शन जो सामान हो रहे थे, जितने भी आइटम्स थे वहाँ पे सब देख रहे थे। तो उसको मतलब उस स्टैचू की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगा, मतलब देखना चाह रहा था कि वो किस बारे में है, उस स्टैचू में ऐसा क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको वो मतलब क्या है, क्या उस चीज़ को वो जो है वो दिखा रहा है, उसके बारे में क्या है। तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके लिए जाग रहा था। तो उसने क्या किया, उसने उसकी और डीपर उसकी हिस्ट्री को पता करने की कोशिश की कि वो स्टैचू का पूरी हिस्ट्री क्या थी। मतलब थोड़ा सा एक जिस्ट उससे पता चला कि अच्छा इसका ये ख़रीदा गया है, चाइना से लिया गया था और किसी ने लिया था, लेकिन उसको डीपर जानना था। तो उसने उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि क्या था उस स्टैचू के बारे में, उस स्टैचू की स्पेशलिटी क्या थी और वो ऑक्शन हाउस में क्यों था। तो उसे पता चला कि
जब उसने उसके बारे में जाना तो उसे पता चला कि वो जो स्टैचू था वो सर अलेक्जेंडर हीथकोट ने खरीदा था, जो कि एक बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ पर्सन थे, जो इनको मतलब बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप का बोला जाता था, और जो बहुत ही मतलब फास्टिजियस भी थे। और उनकी हाइट जो थी वो 6 फुट 3 इंच टॉल थी। उनके बारे में ये बताया गया था कि वो जो है सुबह एग्जैक्टली 7 o'clock पे रोज़ डेली जो है वो उठते थे और अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट करते थे, और ब्रेकफास्ट में वो एक बॉइल्ड एग खाते थे, मतलब वो डेली उनका वही ब्रेकफास्ट रहता था। 1 बॉइल्ड एग जो कि कुक होता था फॉर 4 मिनट्स, यानी कि 4 मिनट जो है कुक करके, एग्जैक्टली 4 मिनट, और 2 पीस जो रहते थे टोस्ट रहता था, और चाइना टी रहती थी, और एक आध चीज़ और वो खाते थे। उसके बाद और वो जो उनका जो टाइम मतलब जो उनका जो जो ब्रेकफास्ट रहता था वो एग्जैक्टली सेम रहता था डेली, मतलब वो टाइम के बहुत ही ज़्यादा पाबंद थे। एग्जैक्टली सेम टाइम पे उनका रोज़ वही ब्रेकफास्ट रहता था। उसके बाद में फिर वो वहाँ से जो है 8:20 जो है पे अपने एक जो रहता था उनका एक कैरेज रहता था जहाँ से वो जाते थे। तो 8:20 पे एग्जैक्टली वो उस कैरेज में बैठ के अपने ऑफिस में 8:59 पे एग्जैक्टली 8:59 पे वो अपने ऑफिस जो है वो पहुँच जाते थे। मतलब 8:20 पे एग्जैक्टली डेली निकलते थे और 8:59 पे एग्जैक्टली डेली पहुँचते थे, और वो रिटर्न होते थे रात में, शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे एग्जैक्टली 6 o'clock इन द इवनिंग। और ये रूटीन उनका जो था वो डेली था, मतलब डेली उनका यही था, सेम ब्रेकफास्ट विथ हिज वाइफ, same timing he leaves for the office, and same times he reaches over there, and same times he exits from there. Okay, so it is same daily. और वो जो है जो उनकी ये मतलब बताया गया है उसके बाद कि उनकी जो पंक्चुअलिटी थी, ये हैबिट में भी उनके फादर से आई होगी, क्योंकि उनके फादर भी जो थे वो सेम उनकी हैबिट थी। तो होता है ना, जो पेरेंट्स करते हैं वही ज़्यादातर बच्चे एग्जैक्टली सेम करते हैं। तो उनकी सेम हैबिट जो उनके फादर की थी, सेम वही चीज़ें, सेम अपने फुटप्रिंट्स पे, फुटस्टेप्स पे वो भी वही चल रहे थे, राइट। तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे फिर उनका बताया गया कि वो जो है कहाँ कहाँ से उन्होंने अपनी जो है पोस्टिंग शिफ्ट किया। पहले तो वो जो है सबसे पहले वो वाइट हॉल में 3rd सेक्रेटरी थे कैलकाटा में, फिर 2nd सेक्रेटरी बने वो वेना में, 1st सेक्रेटरी बने रोम में, फिर डेप्यूटी एम्बेसडर बने वॉशिंगटन में, और फाइनली वो पेकिंग में जो है वो मिनिस्टर बने, जिसको अभी बाइजिंग बोला जाता है, ठीक है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती गई धीरे धीरे, उनकी जैसे फेमस होते गए, उनकी तरक्की होती चली गई, और लास्ट में वो जो है पैकिंग में थे। तो ये उनके बारे में बताया गया है कि जिसने वो स्टैचू लिया, मतलब स्टैचू जो ख़रीदा था, जो चाइनीज़ स्टैचू था वो इन्होंने ख़रीदा था, इनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया कि वो बहुत ही ज़्यादा पाबंद थे अपने टाइम के, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ एग्जैक्टली सेम अमाउंट में डेली वो जो है ब्रेकफास्ट करते थे, एग्जैक्टली सेम टाइम पे वो निकलते थे घर से, सेम टाइम पे वो ऑफिस पहुंचते थे, और सेम टाइम पे वहाँ से निकलते थे। और वो जैसे उनके फादर थे सेम वैसे ही वो भी थे, लेकिन जो है जैसे जैसे वो काम करने लगे वैसे वैसे उनको धीरे धीरे और जगह पे पोस्टिंग उनकी शिफ्ट होती चली गई, और उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। और जैसे जैसे उनको ये मिलती गई अपॉर्चुनिटीज़, वैसे वैसे उनकी तरक्की बढ़ती गई। तो उनका जो लव फॉर स्टैचूज़ था और पेंटिंग था, ड्राइंग था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब स्टैचू, पेंटिंग और ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा उनको एक वो एडमायर करते थे, उनको बहुत पसंद था। तो वो अब जैसे जैसे फेमस होते जा रहे थे वैसे वैसे वो उन सबको अफोर्ड कर सकते थे, और उनकी एडमिरेशन जो थी, एडमायर करना, वो धीरे धीरे और बढ़ती गई। और वो अब बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़ होता है ना कि पहले आप खरीद नहीं सकते, वो बाद में वो ख़रीद लेते थे। वो सारी चीज़ें जो वो बुक में एडमायर करते थे, जैसे स्टैचूज़ हो गए, पेंटिंग्स हो गए और ड्राइंग्स हो गई, तो वो बाद में धीरे धीरे उन सबको ख़रीदने लगे। तो वो जहाँ भी जाते थे वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेते थे। तो वो जब वहाँ पे थे तो जो है चाइना में, तो उनकी जो मतलब जो पोस्ट थी वो मिंग डायनेस्टी में थी। वो मतलब कि जो अलेक्जेंडर थे वो मिंग डायनेस्टी के बहुत बड़े, जो मिंग डायनेस्टी थी वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी आर्ट करते थे, मतलब उन लोग आर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। तो उनको अलेक्जेंडर जो है वो बहुत बड़े फॉलोअर थे
उनकी चाइनीज़ आर्ट के ड्यूरिंग मिंग डायनेस्टी, जब मिंग डायनेस्टी थी तब से उनके बहुत बड़े फॉलोवर थे। तो उनका जो चाइनीज़ आर्टिशंस में जो इंटरेस्ट था उसकी वजह से मिस्टर ग्लैडस्टोन जो थे, जो कि वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने ऑफ़र किया अलेक्जेंडर हीथकोट को वहाँ की पोजीशन एज अ मिनिस्टर इन पेकिंग। तो उनके इंटरेस्ट की वजह से देख के उनको तो उन्होंने वहाँ की वो पोजीशन दिया और सर अलेक्जेंडर बहुत ही एक्साइटेड थे उस चीज़ को एक्सेप्ट करके। उसके बाद में क्या होता है कि 2 मंथ का जो उनका वॉयज होता है, यानी कि 2 मंथ्स के लिए वो पूरी एक ट्रेवल एक जगह से करके आते हैं वहाँ पे। मतलब उनको वहाँ पे एक्चुअली 3 साल के लिए रहना था। तो 3 साल के लिए उन्हें पता था कि मुझे यहाँ पे उस शहर में उस जगह पे 3 साल के लिए रहना है पैकिंग में। तो उन्होंने हर एक जगह एक्सप्लोर कर ली थी, मतलब सब कुछ वहाँ देख लिया था, जो जो उन्हें इंटरेस्ट था हर जगह वो चले गए थे। फिर 2 महीने के बाद वो जब एक जगह गए थे, वहाँ से ट्रैवल करके आए 2 महीने के बाद, तो उन्होंने जितने भी उनके क्रेडेंशियल्स से जो चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उन्होंने वो इम्प्रेस जो वहाँ की वो रानी थी उन्हें सूजी की उन्हें एक ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है शायद जब कोई जाने वाला होता है वहाँ पे, एक ऐसा होता है ना किसी को आप रिस्पेक्ट देते हो, तो एक फेयरवेल टाइप का जैसा होता है, तो उनका था। तो एक ट्रेडिशनल सेरेमनी थी इम्पीरियल पेरिस में, जहाँ पे उन्होंने वो सूजी एम्प्रेस थी उनको वो क्रेडेंशियल्स दिए और उन्हें ये पता था कि उनका स्टे जो है वहाँ पे वो 3 ही साल के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट नहीं किया था और उन्होंने वहाँ की जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें थी जो उन्होंने पढ़ी थी सब कुछ उन्होंने देखा। वो हर जगह पे गए घूमने फिरने, सब कुछ उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया। तो जब वो एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको उसी टाइम पे एक वर्कशॉप, जो आर्ट वर्कशॉप होती है, वहाँ पे उनका मतलब वो वहाँ पे एंटर किए तो वहाँ पे उन्हें एक जो है वहाँ पे उन्हें वो स्टैचू दिखा, वही चाइनीज़ स्टैचू दिखा, क्योंकि उसको देख के वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हुए, बहुत खुश हुए उस स्टैचू को देख के। उनको बड़ा अच्छा लगा उस स्टैचू को देख के। तो जो वहाँ का क्राफ्ट्समैन था, मतलब क्राफ्ट्समैन यानी कि जो कि ऐसे होता है ना, आर्ट शॉप होती है, जब आप कहीं जाओगे, कहीं गए होगे आप ऐसे घूमने वाली जगह पे, तो बहुत जगह पे दिखाते हैं, जैसे आगरा है, जयपुर है, वहाँ पे आर्ट शॉप होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी आर्टिस्टिक चीज़ें लगी रहती हैं जो कि काम की होती हैं, जिस पे वर्क किया होता है आर्टमैन ने। तो वहाँ पे जब वो गया तो वहाँ पे उसे वो चाइनीज़ स्टैचू मिला। तो जब वो चाइनीज़ स्टैचू मिला तो उसने उस क्राफ्टमैन को बताया कि मुझे ये जो है ये चाइनीज़ स्टैचू में, चाइनीज़ आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब अलेक्जेंडर हीथकोट ने बताया उस क्राफ्टमैन को। तो उस क्राफ्टमैन को उसने बताया कि मतलब उसने बोला कि ये स्टैचू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस क्राफ्ट्समैन ने बताया कि ये स्टैचू जो है वो किंग एम्परर कुंग का है और ये जो है उसकी फैमिली में 7 जनरेशन से उसके साथ रह रहा है। मतलब कि 7 जनरेशन यानी कि 7 पीढ़ियों से ये स्टैचू उसी के पास है, उन लोगों की ही फैमिली में है, उन्होंने किसी को दिया नहीं। जैसे होता है ना कुछ चीज़ें जो फैमिली की होती हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब बहुत पहले से हमारी फैमिली में जनरेशन से जनरेशन आती जाती है, तो वो जो है उनकी फैमिली से हर जनरेशन टू जनरेशन पास हुई, लेकिन उसे कभी किसी ने बेचा नहीं। तो वो बहुत ही पुश्तैनी जिसे बोलते हैं, पुश्तैनी चीज़ थी उनकी फैमिली की, उनकी 7 जनरेशन की, और वो बहुत ही अच्छा स्टैचू था। तो सर अलेक्जेंडर को जो है वो स्टैचू बहुत पसंद आया और उन्हें पता चला जब उसने बताया उसे कि ये 7 जनरेशन पहले बना था। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया कि अच्छा यानी 7 जनरेशन पहले बना था, यानी कि ये 15th सेंचुरी में बना होगा। और 15th सेंचुरी में जो है वो पेन क्यू करके जो एक वो थे आर्टिस्ट थे, उन्होंने बनाया होगा ये, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आर्टिस्टिक उनके अंदर स्किल थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह किया, उन्हें पता चला कि हाँ ये उनके टाइम का बना हुआ है। उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ पसंद आई। तो लेकिन उसके अंदर एक फ्लॉ था उस स्टैचू के अंदर। जो फ्लॉ क्या था, उसका जो बेस था, यानी कि जो बेस जो होता है जिस पे खड़ा होता है स्टैचू, वो बेस जो है वो टूटा हुआ था, उसका मिसिंग था। उसका स्टैचू का बेस जो है वो टूट चुका था, वो मिसिंग था। बस यही एक फ्लॉ था, बाकी सब उसके अंदर बहुत अच्छा था, उनको बहुत पसंद आया था।
बहरहाल जब अलेक्जेंडर हीथकोट ने जब मतलब अपनी दिल की ख्वाहिश बताई उस आर्ट मैन को कि मतलब आई विश कि ये पीस जो है वो मेरा होता, मतलब काश मैं इसे ख़रीद पाता, लेकिन अब उसे पता था कि ये 7 पुश्तों से इनके पास पे है, तो कोई कैसे किसी से ख़रीद सकता है वो, और कोई देता भी नहीं है जब इतनी पुश्तैनी चीज़ किसी की होती है तो। लेकिन जब उसने अपनी दिल की ख्वाहिश बताई कि काश मैं इसे ख़रीद पाता, काश मैं इसे रख पाता, अपने पास ले पाता, तो वो जो क्राफ्टमैन था उसने देखा कि अच्छा इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो उसने जो है बहुत ही हैवी हार्ट से, मतलब कि अपने दिल पे पत्थर रख के उसके जो स्टैचू था उसके नीचे एक कोई बेस फिक्स किया, मतलब कोई अपने पास से कोई उसने बेस लिया और वो बेस उसके नीचे लगा के फिक्स करके और बहुत ही अपने दिल पे पत्थर रख के वो उन्हें गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ की ये खासियत थी कि अगर कोई भी मतलब गेस्ट जो है वो अगर अपने दिल की ख्वाहिश करता है कि मुझे कुछ चाहिए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, उसका दिल रखते हैं तो उसे दे देते हैं। तो ये वहाँ की परंपरा थी, तो वो उसे फॉलो करते हुए अपने दिल पे पत्थर रख के जो उसके 7 जनरेशन से उसके साथ वो रह रहा था उसे वो उसने दे दिया, और उसने जो है वो उसका बेस जो है क्या किया, एक नया बेस लगा दिया अपनी तरफ से और उसको वो हैंड ओवर कर दिया। तो सर अलेक्जेंडर जो हीथमैन थे वो बहुत ही खुश हुए उसकी ये चीज़ देख के, तो उसके बदले उन्होंने भी एक गिफ्ट दिया उसे, और वो गिफ्ट क्या था कि हिल जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर, उसे हिल स्टेशन एक होता है हिल्स पे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक हाउस उन्हें गिफ्ट कर दिया। मतलब जैसे होता ना कि आपने किसी को कुछ दिया तो उसको दिल खुश हो जाता है आपका, तो खुशी के मारे आप उसको कुछ गिफ्ट देते हो, तो उन्होंने जो है अपनी 7 पीढ़ियों से जो उसके पास वो स्टैचू था उसने उसको दे दिया, तो खुशी के मारे उसने क्या किया, उसको भी एक घर दिया जो कि हिल्स पे था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर था। तो क्राफ्टमैन ने बोला कि ठीक है मैं ऐसे तभी एक्सेप्ट करूँगा जब जो एम्प्रेस है, मतलब जो वहाँ की एम्प्रेस है वो खुद ही उसको उस गिफ्ट को सैंक्शन, मतलब उसका उद्घाटन अगर वो खुद करेंगी तो मैं जो है वो गिफ्ट लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो मान जाता है। तो इस तरह से वो स्टैचू जो है वो उनके पास आ जाता है अलेक्जेंडर हीथकोट के। जब वो ले जाते हैं अपने घर पे अपने पास, तो वो उस स्टैचू के बहुत ज़्यादा फॉन्ड होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है वो स्टैचू, उसके बहुत करीब होते हैं, और उनको जैसे कि मैंने बताया कि उनको आर्ट्स का और ये मतलब जो है इस टाइप के स्टैचूज़ का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, इस तरह का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्हें वो बहुत ही उनके क्लोज था वो स्टैचू। तो वो जो है उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी मतलब मरने से पहले एक विल बनाई, तो वो विल में ये लिखा था कि ये स्टैचू जो है वो उनकी जनरेशन से जनरेशन पास होगा, मतलब कि अपनी उन्हीं की फैमिली में उनके जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ही वो स्टैचू पास होना चाहिए, और वो कहीं कहीं भी नहीं जाना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो जब वो ये लिख के जाते हैं तो और वो ये भी लिखते हैं कि ये स्टैचू जो है वो तभी कोई सेल करेगा जब फैमिली की जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे होगी, मतलब कि उन्होंने अपने विल में ये लिखा होता है कि वो स्टैचू जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होगी, लेकिन किसी जनरेशन में मान लो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली के ऊपर मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, बहुत पुअर हो गए, तो उस सिचुएशन में इस स्टैचू को बेच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बेचना। अगर फैमिली पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया है, फैमिली की रेपुटेशन सही चल रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे बेचने की, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे बेच सकते हैं। फिर क्या होता है, अब जो है वो जो है मतलब धीरे धीरे पुश्तैनी चीज़ें जैसे होती है ना जो है पास होते 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 उनके वो ग्रेट ग्रैंड सन जो जिसका नाम था एलेक्स हीथकोट, उनके पास तक वो पहुंच जाती, मतलब वो तो मर जाते हैं, उनके जनरेशन टू जनरेशन वो पास होती जाती है, तो एलेक्स हीथकोट के पास वो जाती है, जिनके पास जो एलेक्स हीथकोट होते हैं जो उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। तो जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तब उन्होंने, क्योंकि उन्हें विल पता होती है कि इसकी विल यही है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तभी आप बेच सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपकी फैमिली में जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, या आपके पेरेंट्स के कई लोगों के यहाँ खेत होते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो जब कभी कोई फैमिली में परेशानियाँ आती हैं या जैसे घर में किसी की शादी होती है तो लोग उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं कि चलो इससे बेच के हम ये चीज़ कर लेंगे। तो उसकी फैमिली पे भी ये दिक्कत आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो वो डिसाइड करता है, जो उसका ग्रेट ग्रैंडसन होता है एलेक्स हीथकोट, तो वो बोलता है कि उसे बेच देगा, तो वो उसे
सेल करने के लिए अग्री कर देता है। तो जब वो सेल करने के लिए अग्री करता है तो वो सूदबाई में ही लेके आता है। सूदबाई वही जो ऑक्शन हाउस रहता है उसका नाम वहाँ पे रहता है। तो वहाँ लेके वो आता है। तो वहाँ के जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो उसको देखते ही, उस स्टैचू को देखते ही समझ जाते हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल बनाया गया है तो ये पेनक्यू का ही काम है। पेनक्यू यानी कि जो वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने वो उसको बनाया था। तो वो उसको देख के एक झलक में, मतलब कि एक ग्लांस में ही उसको देख के वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो पेनक्यू ने ही बनाया है। तो वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, इसका आप ऑक्शन कर सकते हो, इसको आप नीलामी इसकी कर सकते हो, इसे बेच सकते हो। फिर जो है अब ये प्रेजेंट टाइम बताया गया है। अब जो ऑक्शन हाउस में जो नरेटर जो है वो देख रहा होता है तो ये प्रेजेंट टाइम अब बताएगा। ये वो हिस्ट्री पढ़ रहा था अभी तक। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो नरेटर है वो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है उस स्टैचू में, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तो थोड़ी सी उसे हिस्ट्री जब पता चलती है तो उसे काफ़ी इंटरेस्ट आता है उस चीज़ को देख के। तो वो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ता है। तो जो हिस्ट्री वो पढ़ता है वही हमें अभी पूरा पता चला गया था कि क्या होता है उस स्टैचू के बारे में, उस स्टैचू का क्या पास्ट है, वो पहले किसके पास 7 जनरेशन था, उसके बाद में किसके पास गया, किस सिचुएशन में उसे खरीदा अलेक्जेंडर हीथकोट ने, और उसके बाद वो उन्होंने क्या विल बनाई, और वो आज कैसे आज यहाँ पे, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन थे उनकी फैमिली रेपुटेशन ख़राब थी, फाइनेंशियल क्राइसिस उनके यहाँ आई, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको बेचेंगे, और इस वजह से वो स्टैचू वहाँ पे है। तो ये पूरी जो चाइनीज़ स्टैचू जो स्टोरी का नाम है वो पूरी हिस्ट्री बताई गई है उसकी। फिर क्या होता है वहाँ पे जब ये हिस्ट्री के बारे में लोग जानते हैं तब उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है कि अरे ये तो इतनी पुश्तैनी चीज़ है, इतनी पुरानी चीज़ है। मतलब जैसे म्यूज़ियम में जो चीज़ें नहीं रखी होती हैं वो कितनी साल पुरानी है, 100 साल पुरानी, लोगों की, राजाओं की और उनके ड्रेसेस हैं, जहाँ वो खाना बनाते थे, ये सब जगह हैं। तो वो लोग जाते हैं देखने के लिए, टिकट्स दे के, आज भी सब जगह लोग जाते हैं टिकट दे के। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो उसको देख के एक एक्साइटमेंट होता है। तो वो जब लोग समझते हैं कि अरे ये इतना साल पुरानी, इतनी चीज़, इतनी पहले की चीज़ है, तो लोगों का इंटरेस्ट जागता है और फिर वहाँ पे कुछ लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो नरेटर है वो उसको ख़रीदता है, और लेकिन लेटर ऑन ये पता चलता है, मतलब धीरे बाद में ये पता चलता है कि वो जो स्टैचू था जिसको लोग देख के समझ रहे थे कि पेनक्यू ने बनाया था, वो एक्चुअल उसने नहीं बनाया था, वो उसका डुप्लीकेट था, वो ओरिजिनल नहीं था, वो फेक कॉपी था। मतलब जैसे होता है ना, आप रेप्लिका किसी का बनाओ, तो वो रेप्लिका था, वो किसी ने वो ओरिजिनल नहीं था, वो फेक था, वो किसी और ने बनाया था, जो कि लोगों को पता था कि मतलब शायद वही ने बनाया है, बट वो उन्होंने नहीं बनाया था, वो किसी और ने बनाया था, दैट वाज फेक। और उसकी वजह से खैर वो ख़रीद लिया था नरेटर ने उस स्टैचू को, 700 गिनीज़ में ख़रीदा था उसे। जो नरेटर जो स्टोरी को नरेट कर रहा है वो बताता है कि उसने वो स्टैचू, जब उसने वो उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो उसे बड़ा इंटरेस्ट आया, तो उसने वो स्टैचू ख़रीद लिया था। तो जब उसने वो स्टैचू ख़रीदा था तो उसने 700 में गिनीज़ में उसे ख़रीद लिया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फेक रहता है। और जो उसका एक और कोई अमेरिकन जेंटलमैन रहते हैं, जो उसका बेसमेंट, जो बेस नहीं होता है, जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जब वो क्राफ्टमैन की शॉप पे जाता है और वहाँ जाके वो उसे ख़रीदता है तो उसका बेस नहीं होता है, तो वो अपनी ही शॉप से कोई बेस लेके लगा देता है, उसको दे देता है। तो स्टैचू तो नकली था, लेकिन जो बेस था वो बेस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ था। मतलब उसका जो काम था, उस पर जो चीज़ें थी, वो जो था वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो बड़े ही अलग चीज़ का था। और वो एक जो वहाँ के जो एक अमेरिकन जेंटलमैन थे, उन्होंने उससे ख़रीदा 22,000 गिनीज़ में ख़रीद लिया था उसे। मतलब कि जो नरेटर है उसने तो वो स्टैचू ख़रीदा था 700 रुपये गिनीज़ में, लेकिन वो टर्न आउट होता है दैट इट वाज अ फेक, इट वाज जस्ट अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वन। बट जो कि क्राफ्टमैन ने बहुत ही कैजुअली वो बेस उसका दिया था, वो एक जेन्युइन पीस निकल आता है, बहुत ही अच्छा पीस ऑफ आर्ट निकल आता है। और जो ओरिजिनल होता है, जिसको एक अमेरिकन जेंटलमैन बहुत ही वूपिंग प्राइस, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही हाई फाई प्राइस में, यानी कि 22,000 गिनीज़ में ख़रीद लेते हैं। तो ये पूरी कहानी थी चाइनीज़ स्टैचू के बारे में और उनके हिस्ट्री के बारे में, कैसे वो आया वहाँ पे, कैसे था, और लास्ट में पता चलता है कि वो फेक था।
So that was the end of this chapter, that is chapter number 6, the Chinese statue. Okay, so this was the end of this story. Thank you so much for listening, and if you have any question regarding the explanation of this story, you can ask me in the comments below, and don't forget to like, subscribe and share my videos with your friends. Thank you so much. Bye bye.